Digestion of Food podcast. The process of digestion is accomplished by mechanical and chemical processes. मतलब जो डाइजेशन है वो दो प्रोसेस के थ्रू हमारा पूरा होता है। कौन कौन से? मैकेनिकल, मतलब जैसे मास्टिकेशन ऑफ फूड करा था वो किसकी वजह से हुआ था? इनामल की वजह से, जो टीथ की कवर करते हैं, ठीक है, जो कि हार्डेस्ट च्युइंग सरफेस है। याद आया? ठीक, तो उसके थ्रू हमारा मैकेनिकल प्रोसेस है जो कि डाइजेस्ट कर रहा है फूड को, एंड केमिकल प्रोसेस जब हमारा फूड स्टमक में जाके उसमें एंजाइम्स मिक्स होते हैं, केमिकल्स मिक्स होते हैं, तो उसे हम केमिकल प्रोसेस बोलते हैं। The buccal cavity performs two major functions: mastication of food and facilitation of swallowing. जो buccal cavity या फिर जिसे हम ओरल कैविटी भी बोलते हैं, वो दो मेजर फंक्शंस परफॉर्म करती है। कौन कौन से? एक तो खाने को चबाना, मतलब मास्टिकेशन ऑफ फूड, एंड दूसरा फैसिलिटेशन ऑफ स्वेलोइंग, मतलब खाने को निगलना। तो खाने को निगलना और खाने को चबाना, ये दोनों फंक्शन हमारे बक्कल कैविटी परफॉर्म करती है, जिसे हम ओरल कैविटी भी कहते हैं। द टीथ एंड द टंग विद द हेल्प ऑफ सलाइवा मास्टिकेट एंड मिक्स अप द फूड थॉरोली। मतलब जो हमारा खाना है वो अच्छे से चब जाता है, अच्छे से मिक्सअप हो जाता है। किसके थ्रू? वो कौन है जो कि ये हेल्प करता है? वो है हमारे टीथ और टंग, मतलब दांत और जीभ जो है वही हमारे हेल्प करती है हमारे खाने को अच्छे से सलाइवा में मिक्स करने में और अच्छे से उसको चबाने में। म्यूकस इन सलाइवा हेल्प्स इन लुब्रिकेटिंग एंड एदरिंग द मास्टिकेटेड फूड पार्टिकल्स इनटू अ बोलस। इसके बाद जो हमारा सलाइवा होता है उसमें कुछ म्यूकस भी प्रेजेंट होता है जो हेल्प करता है लुब्रिकेटिंग में एंड एदरिंग दी मास्टिकेटेड फूड इनटू दी बोलस। और जो हमारा खाना है, जो मास्टिकेटेड फूड था, उसे वो फर्दर कन्वर्ट कर देता है बोलस में। कहाँ कन्वर्ट हुआ? ये हमारा ओरल कैविटी में। ओरल कैविटी में क्या हुआ? हमारा सलाइवा में म्यूकस था, वो हमारा खाने के साथ मिक्स हुआ। उस म्यूकस ने क्या करा? खाने को लुब्रिकेट करा और उसको फिर कन्वर्ट कर दिया हमारा बोलस में। Bolus is then conveyed into the pharynx and then into the esophagus by swallowing or deglutition. तो अब जो बोलस बन गया हमारा, वो जो खाना था उसी को हमने बोलस बोला फर्दर। जब बोलस कब बोला? जब उसमें म्यूकस वगैरह सब ऐड हो गया तो हमने उसे बोलस बोला। अब वो बोलस हमारा कहाँ चला गया? फैरिंग्स में। फैरिंग्स में जाने के बाद वो हमारा ईसोफेगस में गया। किसके थ्रू? जब हमने उसे निगला, मतलब स्वालो करा। इसी को हम और क्या बोल देते हैं? डीग्लूटिशन। The bolus further passes down through the esophagus by successive waves of muscular contractions called peristalsis. अब जो bolus है वो हमारा esophagus से कैसे pass down होता है? वहाँ पर कुछ successive waves of contractions चलते हैं। कौन से? successive waves of muscular contractions, जिन्हें हम बोलते हैं peristalsis. The gastroesophageal sphincter controls the passage of food into the stomach. ऊपर हमने बात करी थी प्रीवियस पॉडकास्ट में कि एक स्फिंटर होता है गैस्ट्रोईसोफेजियल स्फिंटर, जो कि प्रेजेंट होता है हमारा स्टमक एंड ईसोफेगस के बीच में। तो वही जो स्फिंटर है वही कंट्रोल करता है पैसेज ऑफ फूड का, किसमें? स्टमक में। The saliva secreted into the oral cavity contains electrolytes and enzymes salivary amylase and lysozyme. अब ये जो सलाइवा होता है उसके कंटेंट्स क्या क्या हैं, उसमें क्या क्या प्रेजेंट होता है? सलाइवा हमारा ओरल कैविटी में प्रेजेंट है और सलाइवा में क्या क्या प्रेजेंट है? हमारे इलेक्ट्रोलाइट्स प्रेजेंट है। कौन कौन से? सोडियम, पोटाशियम क्लोराइड, बाइकार्बोनेट, ये सब प्रेजेंट है। और क्या प्रेजेंट है? कुछ एंजाइम्स प्रेजेंट है, सलाइवरी अमाइलेज वगैरह, ये सब प्रेजेंट है। और कुछ अमाउंट में लाइजोजाइम भी प्रेजेंट होता है। The chemical process of digestion is initiated in the oral cavity by the hydrolytic action of the carbohydrate splitting enzyme, the salivary amylase. तो इसके बाद क्या होता है कि जो हमारा मैकेनिकल प्रोसेस था वो तो हमारा हो गया। कौन सा? मास्टिकेशन। अब इसके बाद केमिकल प्रोसेस आता है, मतलब उसमें कुछ एंजाइम्स भी तो मिक्स होंगे ना। तो वो कैसे होता है? अब वो हमारा इनिशिएट हो जाता है कहाँ पर? ओरल कैविटी में। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, द केमिकल प्रोसेस ऑफ डाइजेशन इज इनिशिएटेड इन द, कहाँ इनिशिएट होता है? ओरल कैविटी में। किसके थ्रू इनिशिएट होता है? हाइड्रोलिटिक एक्शन किसका? कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम का। कहाँ इनिशिएट होता है? ओरल कैविटी में। किसके थ्रू होता है? हाइड्रोलिटिक एक्शन ऑफ द कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम। अब ये कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम मतलब ऐसा कोई एंजाइम जो कि कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट कर रहा है, इसका नाम क्या है? सलाइवरी अमाइलेज। तो सलाइवरी अमाइलेज का फंक्शन क्या है कि वो कार्बोहाइड्रेट को स्प्लिट करता है, ठीक है। अबाउट 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड हेयर बाय दिस एंजाइम। अब
कितना स्टार्च जो है हमारा हाइड्रोलाइज हो जाता है, कहाँ पर, ओरल कैविटी में, कितना, 30%। तो 30% ऑफ द स्टार्च इज हाइड्रोलाइज्ड बाय द सलाइवरी अमाइलेज, ठीक है, किसमें, इनटू अ डाइसेकेराइड विच इज कॉल्ड माल्टोज। तो जो स्टार्च है हमारा वो माल्टोज में कन्वर्ट हो जाता है, किसकी हेल्प से, सलाइवरी अमाइलेज की हेल्प से, जो कि एक ऑप्टिमम पीएच पे वर्क करता है, जो कि होती है 6.8। तो एक बार इसको सम अप करते हैं कि जो सलाइवरी अमाइलेज था वो हमारा ओरल कैविटी में प्रेजेंट होता है, ठीक है। वो क्या है, कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम है। कार्बोहाइड्रेट स्प्लिटिंग एंजाइम मतलब वो कार्ब्स को तोड़ता है, और जो ओरल कैविटी होती है उसमें वो कितने परसेंट स्टार्च को हाइड्रोलाइज कर देता है, 30%। किस में हाइड्रोलाइज कर देता है, माल्टोज में। इसकी ऑप्टिमम पीएच क्या है जिस पे ये वर्क करता है, वो है 6.8। Lysozyme present in saliva acts as an antibacterial agent that prevents infection। ऊपर हमने पढ़ा था हमारे सलाइवा के कंटेंट में एक लाइजोजाइम भी प्रेजेंट होता है। अब ये लाइजोजाइम का फंक्शन क्या होता है, लाइजोजाइम एक एंटीबैक्टीरियल एजेंट है जो कि इन्फेक्शन प्रिवेंट करता है, मतलब बैक्टीरिया के अगेंस्ट वर्क करता है। द म्यूकोजा ऑफ द स्टमक हैज गैस्ट्रिक ग्लैंड्स। गैस्ट्रिक ग्लैंड्स हैव 3 मेजर टाइप्स ऑफ सेल्स। जो म्यूकोजा होता है, स्टमक में जो म्यूकोजल प्रेजेंट होती है उसमें गैस्ट्रिक ग्लैंड्स होती हैं, जो कि हमारी 3 मेजर टाइप्स की होती हैं। कौन कौन सी, पहली म्यूकस नेक सेल्स विच सिक्रेट म्यूकस। पहली कौन सी होती है, म्यूकस नेक सेल्स उनका नाम है, जो क्या सिक्रेट करती है, नाम से ही स्पेसिफाई हो रहा है कि वो म्यूकस सिक्रेट करती है। दूसरा है पेप्टिक और चीफ सेल, जो कि सिक्रेट करती है प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ठीक। तो एक म्यूकस नेक सेल हो गई जो कि म्यूकस सिक्रेट करती है, सेकंड हो गई पेप्टिक और चीफ सेल जिन्हें बोलते हैं, जो कि प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन सिक्रेट करती हैं। प्रो एंजाइम पेप्सिनोजन, ये ध्यान रखना। एंड थर्ड आता है पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स, जो कि HCl हाइड्रोक्लोरिक एसिड एंड इंट्रिंसिक फैक्टर सिक्रेट करती हैं। तो ये क्वेश्चन बहुत बार बनता है कि ऐसी कौन सी सेल्स हैं जो कि इंट्रिंसिक फैक्टर एंड हाइड्रोक्लोरिक एसिड सिक्रेट करते हैं। आंसर क्या होगा, पेराइटल और ऑक्जेंटिक सेल्स। अब ये इंट्रिंसिक फैक्टर क्या है, ये वो फैक्टर है जो कि एसेंशियल होता है फॉर एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12 के, ठीक है। ये जो इंट्रिंसिक फैक्टर है वो एसेंशियल होता है हमारे एब्जॉर्प्शन ऑफ द विटामिन B12। द स्टमक स्टोर्स द फूड फॉर 4 to 5 आवर्स। जो हमारा पेट है वो हमारे खाने को कितने टाइम तक स्टोर करके रखते हैं, 4 से 5 घंटे तक। द फूड मिक्सेस थॉरोली विद द एसिडिक गैस्ट्रिक जूस ऑफ द स्टमक बाय चर्निंग मूवमेंट्स ऑफ इट्स मस्कुलर वॉल एंड इट्स कॉल्ड काइम। तो जो फूड होता है, जो खाना है, वो हमारा जो HCl प्रेजेंट होता है, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस, मतलब किसकी बात हो रही है, हाइड्रोक्लोरिक एसिड की, उसके साथ अच्छे से मिक्स होता है स्टमक में। कौन इसे मिक्स करता है, कौन से मूवमेंट, चर्निंग मूवमेंट, किसके, उसकी जो मस्कुलर वॉल है वो क्या करती है, एक चर्निंग मूवमेंट दिखाती है, जिसके थ्रू हमारा जो खाना है वो पेट में अच्छे से मिक्स हो जाता है, किसके साथ, HCl के साथ, एसिडिक गैस्ट्रिक जूस के साथ। फिर उसको हम काइम बोल देते हैं, ठीक है। तो स्टमक में आके हमारा जो बोलस अभी तक चला आ रहा था वो काइम में कन्वर्ट हो जाता है। द प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन ऑन एक्सपोजर टू हाइड्रोक्लोरिक एसिड गेट्स कन्वर्टेड इनटू द एक्टिव एंजाइम पेप्सिन। अब जो प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन था, कौन सिक्रीट कर रहा था, पेप्टिक और चीफ सेल सिक्रीट कर रही थी, वो हमारा पेप्सिन में कन्वर्ट हो जाता है, जो कि एक्टिव फॉर्म है इसकी। उसे कन्वर्ट कौन करता है, HCl कन्वर्ट करता है। तो जब प्रोएंजाइम पेप्सिनोजन हमारा HCl के कॉन्टैक्ट में आता है तो वो कन्वर्ट हो जाता है एक्टिव एंजाइम में, पेप्सिन में, द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। ये क्वेश्चन बन सकता है कि विच इज द प्रोटियोलिटिक एंजाइम ऑफ द स्टमक। तो आंसर क्या जाएगा, पेप्सिन। पेप्सिन कन्वर्ट्स प्रोटीन्स इनटू प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स विच इज ऑल्सो कॉल्ड पेप्टाइड्स। तो पेप्सिन का काम क्या होता है, पेप्सिन हमारा प्रोटीन्स को प्रोटियोजेस एंड पेप्टोन्स में कन्वर्ट कर देता है, जिन्हें हम पेप्टाइड्स भी बोलते हैं। द म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स प्रेजेंट इन द गैस्ट्रिक जूस प्लेज एन इंपॉर्टेंट रोल इन लुब्रिकेशन एंड प्रोटेक्शन ऑफ द म्यूकोजल एपिथेलियम फ्रॉम एक्सोक्रिएशन बाय द हाईली कंसंट्रेटेड हाइड्रोक्लोरिक एसिड। हमारे जो गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें हमारा म्यूकस प्रेजेंट होता है और बाइकार्बोनेट प्रेजेंट होते हैं। वो हमारा एक इम्पॉर्टेंट रोल प्ले करता है किसमें, लुब्रिकेट करने में एंड
प्रोटेक्ट करते हैं जो म्यूकोजल एपिथेलियम होती है उसे HCl से। HCl ऑब्वियसली एसिडिक है, मतलब हार्मफुल होगा, तो उसकी जो वॉल है उसको कुछ तो हार्म देगा ना, तो वो जो म्यूकोजल एपिथेलियम होती है जो उसका लुब्रिकेशन प्रोवाइड कर रहे हैं इससे भी बचाते हैं, मतलब उसकी जो एपिथेलियम है उसको HCl के इफेक्ट से प्रिवेंट करते हैं। कौन? म्यूकस एंड बाइकार्बोनेट्स। HCl प्रोवाइड्स द एसिडिक pH। ऑब्वियसली ये जो हाइड्रोक्लोरिक एसिड है वो एसिडिक है, तो कौन सी pH प्रोवाइड करेगा? एसिडिक pH। तो स्टमक की pH जो है वो क्या होती है? 1.8। किसकी वजह से होती है? HCl की वजह से, जो कि ऑप्टिमल होती है पेप्सिन के लिए एक्ट करने में। पेप्सिन जो है वो एक ऑप्टिमल pH पे एक्ट करते हैं, वो pH कौन सी है? 1.8, जो कि प्रोवाइड करते हैं हाइड्रोक्लोरिक एसिड। Renin is a proteolytic enzyme found in the gastric juice of infants which helps in the digestion of milk proteins. Small amounts of lipases are also secreted by the gastric glands. मतलब जो एक एंजाइम होता है रेनिन, RENNIN, इसमें एक बात ध्यान रखना, इधर रेनिन मतलब डबल एन में आता है, आगे आप नेक्स्ट चैप्टर में एक RENIN रेनिन पढ़ोगे, वो अलग है। यहाँ पर ये एंजाइम है, वहाँ रेनिन हार्मोन है, तो डबल एन अगर है तो वो एंजाइम की बात हो रही है। कौन सा एंजाइम है? प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, जो कि हमारे कहाँ मिलता है? बच्चे जो इन्फेंट्स होते हैं, छोटे बच्चे होते हैं, उनके गैस्ट्रिक जूस में मिलता है। जो हमारा गैस्ट्रिक जूस होता है उसमें ये हमारा प्रोटियोलिटिक एंजाइम मिलता है। हेल्प किस में करता है? डाइजेस्ट करता है मिल्क प्रोटीन्स को। जो मिल्क प्रोटीन्स होते हैं उनके डाइजेशन में रेनिन हेल्प करता है। और इन्फेंट्स में कुछ स्मॉल अमाउंट्स में गैस्ट्रिक ग्लैंड्स के थ्रू लाइपेजेस भी सिक्रीट करे जाते हैं। तो जो इन्फेंट्स होते हैं उनमें रेनिन किस में हेल्प करता है? एक तो डाइजेशन ऑफ मिल्क प्रोटीन में हेल्प करता है। रेनिन एक प्रोटियोलिटिक एंजाइम है, कहाँ मिलता है? गैस्ट्रिक जूस में मिलता है इन्फेंट्स के, और कुछ अमाउंट में लाइपेजेस भी गैस्ट्रिक ग्लैंड्स वहाँ पर सिक्रीट करती हैं। Okay, various types of movements are generated by the muscularis layer of the small intestine. अब जो muscularis layer हमने ऊपर एलिमेंट्री कैनाल की 4 लेयर पढ़ी थी, उसमें से सेकेंड थी muscularis layer, ठीक है, जो कि कुछ डिवीजन भी दिखा रही थी ऑब्लिक लेयर का, किसमें हमारा कहीं पर, वैसे स्टमक में है लेकिन वहाँ मेंशन नहीं था, ठीक है। तो यहाँ पर कुछ वेरियस मूवमेंट जनरेट करती है मस्कुलरिस लेयर स्मॉल इंटेस्टाइन की। दीज मूवमेंट हेल्प इन अ थॉरो मिक्सिंग अप ऑफ फूड विद वेरियस सिक्रीशन इन द इंटेस्टाइन एंड दे बाय फैसिलिटेट डाइजेशन। अब ये जो मूवमेंट हो रहे हैं मस्कुलरिस लेयर के, वो किस में हेल्प करते हैं? वो हेल्प करते हैं जो खाना है उसको अच्छे से मिक्स करने में। जो दूसरे सिक्रीशन कर रहा है इंटेस्टाइन के, जो दूसरे सिक्रीशन है उनके साथ खाना अच्छे से मिक्सअप हो सके एंड अच्छे से डाइजेशन कंप्लीट हो सके, इसमें ये जो मूवमेंट है मस्कुलरिस लेयर के वो हेल्प करते हैं। द बाइल, पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस आर द सिक्रीशंस रिलीज्ड इनटू द स्मॉल इंटेस्टाइन। अब स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से सिक्रीशंस रिलीज होते हैं? तो 3 सिक्रीशन हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में रिलीज होते हैं। कौन कौन से? बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड द इंटेस्टाइनल जूस। तो ये क्वेश्चन बन सकता है, स्मॉल इंटेस्टाइन में कौन कौन से जूसेस सिक्रीट होते हैं? बाइल जूस, पेनक्रियाटिक जूस एंड इंटेस्टाइनल जूस सिक्रीशंस वो रिलीज होते हैं हमारे स्मॉल इंटेस्टाइन में। पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल आर रिलीज थ्रू दी हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट। ऑब्वियसली जो एक डक्ट थी हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट, जो कि कहाँ जाके खुल रही थी? हमारी कॉमन हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट ड्यूडेनम में जाके खुल रही थी, हमने प्रीवियस पॉडकास्ट में इसे देखा था, ठीक है। तो हमारा जो हेपाटोपेनक्रियाटिक डक्ट थी वो पेनक्रियास से बन के मिल रही थी और बाइल डक्ट से मिलके बन रही थी। तो ऑब्वियसली पेनक्रियाटिक जूस एंड बाइल जूस इसी डक्ट के थ्रू हमारे इंटेस्टाइन में आते हैं। द पेनक्रियाटिक जूस कंटेन्स इनएक्टिव एंजाइम्स दैट इज ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस। अब ये पेनक्रियाटिक जूस का कॉम्पोजिशन है जो कि बहुत बार पूछ लिया जाता है। तो इसमें क्या प्रेजेंट होते हैं? हमारे इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, एक्टिव नहीं होते, इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं। क्या नाम है उनका? ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, ठीक है, ये इनएक्टिव एंजाइम्स हैं। साथ साथ में कुछ अमाइलेजेस भी प्रेजेंट होते हैं, लाइपेजेस प्रेजेंट होते हैं एंड न्यूक्लियेजेस प्रेजेंट होते हैं। तो एक बार फिर से रिकॉल करते हैं, पेनक्रियाटिक जूस में कौन कौन सी चीज़ें प्रेजेंट होती हैं? इनएक्टिव एंजाइम्स प्रेजेंट होते हैं, ट्रिप्सिनोजन, काइमोट्रिप्सिनोजन, प्रोकार्बोक्सीपेप्टाइडेजेस, अमाइलेजेस, लाइपेजेस एंड न्यूक्लियेजेस भी प्रेजेंट होते हैं। Trypsinogen is activated by an enzyme enterokinase secreted by the intestinal mucosa into active trypsin, which in turn activates the other enzyme in the pancreatic juice.
अब क्या होता है कि हमारे इनएक्टिव एंजाइम्स हैं तो ऑब्वियसली इन्हें एक्टिव में भी कन्वर्ट करना है, तो वो कौन करता है? तो ट्रिप्सिनोजन जो है वो हमारा एक्टिवेट करा जाता है ट्रिप्सिन में, किसके थ्रू? एक एंजाइम के थ्रू जिसे हम एंटेरोकाइनेज बोलते हैं। ये जो एंटेरोकाइनेज एंजाइम है ये सिक्रीट करते हैं इंटेस्टाइनल म्यूकोजा और ये कन्वर्ट कर देते हैं हमारे इनएक्टिव ट्रिप्सिनोजन को एक्टिव ट्रिप्सिन में। अब ये जो ट्रिप्सिन बन गया है ये फर्दर हमारा कन्वर्ट कर देता है जो दूसरे इनएक्टिव एंजाइम्स थे उनको हमारे पेनक्रियाटिक जूस में उनको एक्टिव में कन्वर्ट कर देता है। तो एक बार इसे समअप करते हैं कि हमारा जो ट्रिप्सिनोजन इनएक्टिव एंजाइम था पेनक्रियाटिक जूस का, वो हमारा एक्टिव एंजाइम ट्रिप्सिन में कन्वर्ट होता है एंटेरोकाइनेज के थ्रू। एंटेरोकाइनेज कहाँ से सिक्रीट होता है? इंटेस्टाइनल म्यूकोजा से। अब ये जो हमारा एक्टिव ट्रिप्सिन बना है ये फर्दर हमारा कन्वर्ट कर देता है जो और हमारे इनएक्टिव एंजाइम्स थे उनको एक्टिव एंजाइम्स में कन्वर्ट कर देता है। The bile released into the duodenum contains bile pigments, that is bilirubin and biliverdin, bile salts, cholesterol and phospholipids, but no enzymes. तो ये नो एंजाइम्स बहुत इंपॉर्टेंट लाइन है, मतलब बाइल जो हमारा ड्यूडेनम में आया किसके थ्रू? हिपैटोपेनक्रियाटिक डक्ट के थ्रू। वो क्या क्या कंटेन करता है? वो कंटेन करता है हमारे बाइल पिगमेंट्स जिसमें हमारे बिलिरुबिन बिलिवर्डिन आते हैं, बाइल सॉल्ट्स, कुछ अमाउंट में कोलेस्ट्रॉल भी होता है, फॉस्फोलिपिड्स भी होते हैं। लेकिन ध्यान रखना बाइल जूस में कभी भी एंजाइम्स प्रेजेंट नहीं होते, तो इस लाइन को बहुत अच्छे से ध्यान रखना। देयर आर नो एंजाइम्स इन द बाइल जूस। Bile helps in emulsification of fats, that is breaking down of fats into very small micelles. Bile also activated lipases. तो जो बाइल है वो किस में हेल्प करता है? वो हेल्प करता है फैट्स को इमल्सिफाई करने में। इसका मतलब क्या है कि वो फैट्स को तोड़ देता है, ब्रेक डाउन कर देता है छोटे छोटे पीसेस में, जिन्हें हम बोलते हैं स्मॉल मिसील्स बोलते हैं। और बाइल हमारा एक और फंक्शन परफॉर्म करता है, कौन सा? वो लाइपेज को एक्टिवेट कर देता है। तो बाइल के हमने दो फंक्शन पढ़े, पहला इमल्सिफिकेशन ऑफ फैट करता है, मतलब फैट को छोटे छोटे मिसील्स में तोड़ देता है, एंड दूसरा हमारा बाइल एक्टिवेट करता है लाइपेजेस को। क्या करता है? बाइल एक्टिवेट करता है लाइपेजेस को। ओके, अब ये वाला पार्ट इतना ही, नेक्स्ट पार्ट हम नेक्स्ट पॉडकास्ट में करेंगे। ओके, थैंक यू, बाय।